हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम शानदार लेवल से कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो हिंदी का पेपर है वो 24 फरवरी से स्टार्ट है। यानी परसों आपका हिंदी का पेपर है। और यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है हिंदी में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में इन सभी टॉपिक को क्लियर करा दूंगा। यदि अभी तक आपने थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा हिंदी में ना, तो आपको डरना नहीं है। बाकी यदि आपने बस इस वीडियो को पूरा देख लिया बाबू, तो यहाँ से आपका 70 में 70 दिलाने का वादा करता है वीडियो, क्योंकि 70 में 70 इस वीडियो से आपको कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 60 एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा। कितना? 60 एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा आज के इस वीडियो में। फिर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है आपके एनसीईआरटी बुक का, और लगातार कई साल से पूछे जा रहे हैं, उसको भी मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा। फिर आपका जो पद्यांश है, मैं बता दूं कि गद्यांश आपके एग्जाम में 6 नंबर का आता है, और आपने बस जितना मैं गद्यांश इस वीडियो में कराऊंगा उसको आपने कवर कर लिया, तो आपका 6 नंबर आज पक्का हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका तीसरा जो पॉइंट है वो पद्यांश है। आपके एग्जाम में पद्यांश भी 6 नंबर का आता है। ठीक है। गद्यांश और पद्यांश में टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत आसान होते हैं। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो पद्यांश भी क्लियर हो जाएगा। फिर आपका जो संस्कृत खंड है, संस्कृत खंड से भी आपका गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं, और आपका श्लोक भी पूछा जाएगा। तो मैं सभी कंप्लीट कर दूंगा। संस्कृत के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सबको मैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। फिर आपका जो पत्र लेखन आता है, आपके एग्जाम में 4 नंबर का आपका पत्र लेखन आता है, और आप चाहते हैं कि मात्र 1 से 2 पत्र लेखन में पढ़ लूं और आप 4 नंबर मिल जाए, तो आपको वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना है। फिर आपका आखिरी जो जीवन परिचय, गद से जीवन परिचय पूछा जाएगा, और पद से मतलब 2 जीवन परिचय आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। और आपको मैं मात्र एक लेखक का जीवन परिचय बताऊंगा और एक कवि का जीवन परिचय बताऊंगा। मात्र आपने उन्हीं एक एक का याद, मतलब आपने टोटल 2 जीवन परिचय यदि आज के इस वीडियो को देखकर याद कर लिया, तो आपको टोटल यहाँ से 10 नंबर पक्का हो जाएगा जीवन परिचय से। क्योंकि एक जीवन परिचय 5 नंबर का है, तो 2 आपसे पूछा जाएगा, एक गद से एक पद से। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो बाकी आपको कोई भी जीवन परिचय याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक निपटा करा दूंगा। यदि आपने पूरा वीडियो को देख लिया तो यहाँ से आपका 70 में 70 नंबर पक्का हो जाए, क्योंकि 30 नंबर आपके स्कूल से मिलता है और 70 नंबर का आपका पेपर होता है। तो 70 में 70 पाना है। तो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, बाकी बहुत कुछ ही पढ़ा है ना, तो बस आप इस वीडियो को देख लीजिए। इस यदि आपने बस इतना कर लिया तो 6 टॉपिक से आप 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। जो भी मैंने क्वेश्चन लिए लगातार कई साल से पूछे जा रहे हैं, तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग 60 एमसीक्यू क्वेश्चन क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। और सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो लगातार कई साल से पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुमित्रा नंदन की इस बताना कौन सा इसमें है उनकी रचना है, ज्ञानदीप, युगवाणी या प्रेम वाटिका या मतीराम। ठीक है। तो इन चारों में से कौन ऐसा रचना है जो सुमित्रा पंत की है, तो इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, युगवाणी। युगवाणी क्या है, एक सुमित्रा पंत की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और याद कर लीजिए। लिखने का आपके पास अब समय नहीं है बाबू, तो एक क्वेश्चन को समझ लीजिए। और यदि आपने बस इन 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया ना, तो इसमें से 20 तो 100% आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो पहला आपका एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है कि महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है, प्रगतिवादी युग की या द्विवेदी युग की या छायावादी युग की या प्रयोगवादी युग की। ठीक है। तो जो आपके महादेवी वर्मा है बाबू, ये किस युग की कवित्री है, तो छायावाद युग की कवित्री है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सॉरी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत जल्दी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन ऐसा है जो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, निहार, संध्या गीत, फिर युगांत या दीपशिखा। ठीक है। तो इसमें एक ऐसा है जो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो कौन है, युगांत। युगांत क्या बाबू, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रिय प्रवास किसी रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बता दूं कि ये आपका क्या है, 2025 का एक आपका आउट क्वेश्चन है। ठीक है। ये आउट क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया उसके आगे आउट। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, या प्रेमचंद की रचना है, या हरिऔध की रचना है, या रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो मैं बता दूं कि जो प्रिय प्रवास है ये हरिऔध जी की रचना है। ठीक है। ठीक है। किनकी रचना है, हरिऔध जी की। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इस प्रश्न को आपको कैसे भी करके तैयार कर लेना है, ठीक है। कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो हरिओ जी की रचना है, ठीक है। मैं जिस पर आउट लिख दिया हूं उसको आना तय है बाबू, ठीक है। फिर अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि लोकायतन के रचनाकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकायतन के रचनाकार हैं कौन है बाबू, निराला जी हैं या सुमित्रानंद पंत जी हैं या महादेवी वर्मा जी हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। तो जो आपका लोकायतन है इसके रचनाकार कौन है, सुमित्रानंद पंत जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत जी, ठीक है। बाकी अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और मैं इस पे भी आपको लिख देता हूँ कि 2025 का आउट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्या आपका 2025 का आउट क्वेश्चन है, इसके आगे मैं लिख देता हूँ आउट क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखता हूँ, आउट क्वेश्चन, ताकि आपको इसको 100% तैयार करके ही जाना है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। मतलब जो दूसरा सप्तक प्रकाशन हुआ वो किस वर्ष हुआ, 1951 में, 1959 में या 1943 में या 1979 में, ठीक है। तो मैं बता दूं कि प्रथम एक होता है तार सप्तक, क्या होता है, एक होता है तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो जब तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में होता है, ठीक है। जिसको प्रथम सप्तक भी बोलते हैं या तार सप्तक। तो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो हुआ था 1943 में। और जब दूसरा सप्तक का प्रकाशन पूछेगा तो हुआ था 1951 में। किसमें हुआ था, 1951 में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये आउट क्वेश्चन 2025 का मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। दो क्वेश्चन से पूछा जाएगा, पहला तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो 1943 में हुआ, ठीक है, सॉरी, हाँ 1943 में हुआ। और जब दूसरा सप्तक का प्रकाशन पूछेगा तो 1951 में हुआ। दोनों क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, 2025 के दोनों आउट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक हमने टोटल कितना एमसीक्यू कर लिया, 6 एमसीक्यू कर लिया है। बाकी यदि अभी तक आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको अच्छा से समझ सके, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर चलिएगा। फिर हम लोग अब अगले एमसीक्यू क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग अब चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। अब आप लोग अगला एमसीक्यू क्वेश्चन देखिएगा। अगला एमसीक्यू क्वेश्चन है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं बिहारी जी हैं या जागनिक जी हैं या मतीराम जी हैं या भूसर जी हैं, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट का एमसीक्यू क्वेश्चन हो रहा है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जी है, भूषण जी छत्रसाल दशक के रचनाकार है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्रिका के रचनाकार 2024 का एक प्रश्न है। 2024 में भर भर के पूछा गया प्रश्न कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं बिहारी जी हैं या केशव दास जी है या भूषण जी है या मतीराम जी है, ठीक है। तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है बाबू, तो रामचंद्रिका के रचनाकार है आपके केशव दास जी। कौन है, केशव दास जी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमसे क्वेश्चन क्या है, अगला है कि केशव दास किस काव्य धारा के कवि है, रीतिवध या रीति सिद्ध या रीति मुक्त या प्रयोगवादी, ठीक है। तो ऑलरेडी इस पर टिक लगा दिया गया है कि केशव दास किस काव्य धारा के कवि हैं, तो रीतिवध काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है। बताना कि रीति मुक्त काव्य धारा की कौन सी रचना है। तो अगला ऑप्शन है आपका सुजान सागर, बिहारी सतसई या ललित ललाम या काव्य निर्माण। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रीति मुक्त काव्य धारा की रचना पूछा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुजान सागर। सुजान सागर बाबू क्या है, रीति मुक्त काव्य धारा की एक रचना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या, हम लोग चलते हैं अगले एमसीक्यू क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल का समय अवधि है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलरेडी मैंने लिख दिया है आउट क्वेश्चन है, 2025 का आउट क्वेश्चन है कि आधुनिक काल का समय अवधि है, ठीक है। आधुनिक काल का समय अवधि क्या है वो, 1850 से 1900 ईस्वी तक या 1843 से अब तक या 1919 से 1938 तक या 1900 से 1920 तक, ठीक है। तो आधुनिक काल का जो समय अवधि है बाबू वो क्या है, 1943 से अब तक। 1943 से अब तक मतलब इस समय कौन सा समय अवधि चल रहा है, आधुनिक काल चल रहा है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025 का आउट होगा ही होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न साकेत। अगला प्रश्न क्या है कि साकेत महाकाव्य की रचना किसकी है, ठीक है। जो साकेत है ये किसकी रचना है आपको बताना है। तो साकेत में बता दो मैथिली शरण गुप्त की है या जयशंकर प्रसाद की या हरिऔध की है या नागार्जुन की है, ठीक है। तो जो साकेत है ये बाबू मैथिली शरण गुप्त की क्या है, एक रचना है और इनकी एक प्रमुख रचना है साकेत,
ठीक है। साकेत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो सबसे चलिए मैं इसके बारे में दिखा देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी पर लिख लीजिए। थोड़ा जल्दी से मैं दिखा देता हूँ, वीडियो को रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अब आपको बताना किसी कौन ऐसा है जो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ध्रुव स्वामी या चंद्रगुप्त या लहरों के राजहंस या स्कंदगुप्त। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं बाबू, जो आपका ध्रुव स्वामी है ये भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, चंद्रगुप्त भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, स्कंदगुप्त भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, लेकिन लहरों के राजहंस इनका नाटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप तीनों याद रखेगा, ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ये भी पूछ सकता है 2025 एग्जाम में। ठीक है, तो हर एक पॉइंट से मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ट्राई करते रहिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कृति कंकाल के लेखक हैं। आपको बताना है कि कृति कंकाल के लेखक कौन है बाबू, जयशंकर प्रसाद जी हैं या प्रेमचंद्र जी हैं या राम कुमार वर्मा जी हैं या राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो जो कृति आपके कंकाल है, ये कंकाल के लेखक कौन है बाबू, जयशंकर प्रसाद जी। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सेवा सदन, जो सेवा सदन है उपन्यास के लेखक है। तो आपको पहला पॉइंट अभी यही भी याद रखना है कि जो सेवा सदन है एक किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सेवा सदन किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। और इसके लेखक आपको बताना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, जयशंकर प्रसाद जी हैं या जैनेन्द्र कुमार जी हैं या यशपाल जी हैं या मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो सेवा सदन उपन्यास लेखक कौन है बाबू, मुंशी प्रेमचंद्र जी। कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, ठीक है, क्या है, कवि हैं या उपन्यासकार हैं या आलोचक हैं या नाटककार हैं। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, एक आलोचक है। क्या है, आलोचक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि आकाशदीप के लेखक कौन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आकाशदीप के लेखक कौन है बाबू, अमरकांत जी है या जयशंकर प्रसाद जी है या रामचंद्र शुक्ल जी है या निराला जी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आकाशदीप के लेखक कौन है बाबू, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रीति काल की कला विधि है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसके आगे भी लिख देता हूँ, ये आउट क्वेश्चन है। भी क्या है, 2025 का, ये भी 2025 का आउट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, 2025 का आउट क्वेश्चन हो गया है कि रीति काल की कला विधि मतलब समय अवधि क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1943 1643 से 1843 तक, दूसरा ऑप्शन है 1343 से 1643 तक या 746 17 यहाँ पर 1746 क्या होगा, 1746 से 1343 तक या 1843 से आज तक। ठीक है, तो रीति काल की कला विधि क्या है बाबू, 1643 से 1843 तक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार क्या कीजिए, एक बार फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको दिखा देता हूँ ताकि सभी प्रश्नों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लेकर इसको याद जरूर कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले एमसीक्यू क्वेश्चन पर। अब आप लोग अगला एमसीक्यू क्वेश्चन है, अगला एमसीक्यू क्वेश्चन है कलम का सिपाही के लिए का, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसके आगे भी लिख देता हूँ कि 2025 का क्या क्वेश्चन है, आउट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आउट क्वेश्चन है 2025 का कि कलम का सिपाही के लिए कौन है बाबू, अमृत राय जी हैं या गुलाब राय जी हैं या रामचंद्र शुक्ल जी हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो जो कलम का सिपाही है इसके लेखक कौन है बाबू, इसके लेखक आपके अमृत राय जी। कौन है, अमृत राय। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन को रट ही जाना है, मैं जिस पर आउट लिख रहा हूँ उसको रट कर ही जाना बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। आपको बताना कि इन चारों में से कौन ऐसा जो शुक्लोत्तर युग के लेखक है। ठीक है, राधा चरण गोस्वामी जी या चतुर्सेन शास्त्री जी या दौलत राम जी या धर्मवीर भारती जी। ठीक है, तो शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है बाबू, तो यदि आपने हिंदी को अच्छा से पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आपको सबको कमेंट बॉक्स में देना है बाबू। ठीक है, कि शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, इन चारों में से बताना है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, बाकी हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है गुनाहों गुनाहों की देवता, गुनाहों की देवता रचना
कि विधा विधा पूछा, ध्यान सुनिएगा, विधा पूछा यहाँ पर, ठीक है। और ये 2025 का आउट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ये 2025 का आउट क्वेश्चन है, मैं लिख दिया इसके आगे। 2025 का क्या क्वेश्चन है? आउट क्वेश्चन है कि गुनाहों की जो देवता है ये किस विधा की रचना है, ठीक है। कहानी विधा की रचना है, या उपन्यास की, या एकांकी की, या नाटक की, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि गुनाहों की जो देवता है ये उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसमें बताना है कौन ऐसा जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? वो संस्कृत के 4 अध्याय, या साहित्य और कला, या अनंत आकाश, या इंद्रजाल, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है बाबू? संस्कृत के 4 अध्याय। मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी एक रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? और 2025 का क्या क्वेश्चन है? ये भी आउट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 2025 का भी आउट क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? कहानी, या आत्मकथा, या उपन्यास, या निबंध, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा की विधा की रचना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। इसका विधा पूछा आपसे, तो विधा क्या हो जाएगा? जीवनी विधा है, या भेंट वार्ता है, या संस्मरण है, या आपका नाटक है, ठीक है। तो स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा कौन है बाबू? तो संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार सभी एमसीक्यू को फिर दोबारा आप लोग देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले एमसीक्यू पर, ठीक है। तो यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप कर लीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 2025 का इसको आप आउट क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्वेश्चन कर लीजिए, आउट क्वेश्चन कर लीजिए, 100% ये छपेगा ही छपेगा कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है, या आत्मकथा विधा की रचना है, या एकांकी विधा की रचना है, या रेखा चित्र है, ठीक है। तो जो आपका परीक्षा गुरु है ये आपका उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। इसमें बताना है कौन ऐसा है जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र पूछा। ध्यान सुनिएगा, रेखा चित्र, ठीक है। तो जिंदगी मुस्काई, या अतीत के चलचित्र, या गांव की सांझ, या कोई भी नहीं, ठीक है। तो रेखा चित्र कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतीत के चलचित्र क्या है? महादेवी वर्मा की रेखा चित्र है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी था। अगला क्वेश्चन, साहित्य और कला। साहित्य और कला रचना है जयशंकर प्रसाद का, या जयप्रकाश भारती का, या भागवत शरण उपाध्याय का, या प्रेमचंद्र का, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके साहित्य और कला रचना है एक किनकी है बाबू? भागवत शरण उपाध्याय जी की है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या भूलू क्या याद करूं किसकी रचना है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी आउट क्वेश्चन, ये भी आउट क्वेश्चन हो गया 2025 का। ये भी आउट क्वेश्चन हो गया कि क्या भूलू क्या याद करूं, क्या भूलू क्या याद करूं किसकी रचना है? राहुल संकृत्यायन की, ठीक है, या प्रेमचंद्र की, या हरिवंश राय बच्चन की, या रामचंद्र शुक्ल की। तो इसका आपको राइट आंसर दिख गया होगा कि क्या भूलू क्या याद करूं किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्राविद साहित्यकार? प्रसिद्ध यात्राविद पूछा है, यात्रा साहित्यकार पूछा है। तो जयशंकर प्रसाद जी, प्रेमचंद्र जी, राहुल संकृत्यायन जी, या रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। तो आपको राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी, राहुल संकृत्यायन जी क्या है? यात्रा साहित्यकार है, ठीक है। जहां भी आपको यात्रा साहित्यकार लिखा मिल जाए वहां पर राहुल संकृत्यायन होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? रामचंद्र जो शुक्ल है ये किस युग के लेखक है बताना है। शुक्ल युग के, द्विवेदी युग के, या शुक्लोत्तर युग के, या भारतेंदु युग के। तो नाम में छुपा है रामचंद्र शुक्ल। तो किस युग के लेखक होंगे? शुक्ल युग के लेखक होंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आप सभी एमसीक्यू को दोबारा देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए इसको अच्छा से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन बाबू? रामचंद्र शुक्ल जी, गुलाब राय जी, या जयप्रकाश भारती जी, या मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, तो जो आपका रस मीमांसा है इसके लेखक कौन है बाबू? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। और ये भी 2025 का आउट क्वेश्चन मैं पहले बता दे रहा हूँ, 2025 का आउट क्वेश्चन ये भी होगा कि रस मीमांसा किसके लेखक है, इसके लिए कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? जो आपका हंस पत्रिका है इनके संपादक का नाम बताना है। मुंशी प्रेमचंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी, या निराला जी, या महादेवी वर्मा जी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो हंस पत्रिका है ये मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा क्या किया गया है? संपादन किया गया इसका। ठीक है, और इनका एक महत्वपूर्ण पत्रिका है हंस। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? नहीं है पूछा, ध्यान सुनिएगा। इस बार 2025 का जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा उसमें ज्यादातर क्वेश्चन किस तरह रहेंगे? नहीं है। किस तरह का रहेंगे? नहीं है पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना होगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी, राम कुमार वर्मा जी, या हरिकृष्ण प्रेमी जी, या भारतेंदु हरिचंद्र जी। तो नाटककार पूछा है शुक्ल युग का। ठीक है, शुक्ल युग का पूछा है, नाटककार कौन नहीं है? तो आपके भारतेंदु हरिचंद्र जी नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? आपको बताना है कि शुक्ल युग को और अन्य किस नाम से वो जानते हैं? प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग, या छायावाद युग, या ये सभी। ठीक है, तो शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से है? वो शुक्ल युग का अन्य नाम है ये सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रसाद युग भी कहते हैं, प्रेमचंद्र युग भी कहते हैं, या छायावाद युग भी कहते हैं। तो इन सभी हो जाएगा, मतलब ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्ल युग भी कहते हैं। तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक किसके? पानी के प्राचीर के, या आपका बंटी के, या बूंद और समुद्र का, या बाण भट्ट की आत्मकथा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 का भी आउट क्वेश्चन होने वाला है बाबू। मैं पहले बता देता हूँ आउट क्वेश्चन हो जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक किसके हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लहरों के राजहंस के लेखक हैं। ठीक है, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है बाबू? प्रेम घन, या मोहन राकेश जी, या गुलाब राय जी, या दिनकर जी। ठीक है, तो ये भी इसके आगे मैं लिख देता हूँ आउट क्वेश्चन। ये भी आउट क्वेश्चन हो जाएगा 2025 में। ठीक है, 2025 का भी आउट क्वेश्चन हो जाएगा कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है बाबू? मोहन राकेश जी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले चलिए मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आप इसका एक बार अच्छा से स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी पर लिख लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, समझ लीजिएगा बाबू। एक एक प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट आपको 2025 के लिए होने वाला है। परसों यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगले हमसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहारी किस युग के कवि है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि बिहारी किस युग के कवि है बाबू? आधुनिक काल के, रीति काल के, या भक्ति काल के, या आधुनिक काल के। आधुनिक काल दो बार लिख दिया गया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि बिहारी किस युग के कवि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रीति काल के। ठीक है, रीति काल के बिहारी जी कवि हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी किनकी रचना बताना है? बिहारी जी की है, या भूषण जी की है, या पद्माकर जी की है, या मोतीराम की है। ठीक है, तो जो गंगा लहरी है ये बाबू पद्माकर क्या है? एक रचना है, और इम्पोर्टेंट इनकी रचना है, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, पद्माकर। अगला प्रश्न है कि सुमित्रन पंत की रचना है। आपको बताना है कि इसमें कौन ऐसा जो सुमित्रन पंत की रचना है? ग्राम्या, ठीक है, या कामायनी, या स्वर्ण धुली, ठीक है, स्वर्ण धुली, या युगांत। ठीक है, युगांत। ठीक है, तो सुमित्रन पंत की रचना कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन को ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, कामायनी। ठीक है, कामायनी क्या है? सुमित्रन पंत की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? आपको बताना है कि राम की जो शक्ति पूजा है किनकी रचना है बाबू? निराला की है, या माधवी वर्मा की है, या दिनकर की है, या सुमित्र पंत की है। ठीक है, तो जो राम की शक्ति पूजा है किसकी रचना है? निराला जी की रचना है। किसकी रचना है? निराला जी की रचना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और 2025 का भी आउट क्वेश्चन है। मैं लिख नहीं रहा लेकिन ध्यान से समझ लीजिएगा कि राम की शक्ति पूजा जरूर इस बार क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शुक्ल युग की कलावधि है। ठीक है, मतलब बताना है कि शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? 1850 से 1900, या 1900 से 1920, या 1919 से 1938,
या 1938 से 1947 तक, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी 2025 का आउट क्वेश्चन है, मैं इस पर लिख देता हूँ। 2025 का क्या क्वेश्चन है? आउट क्वेश्चन है, ठीक है। 2025 का आउट क्वेश्चन है कि शुक्ल युग की कलावधि है क्या है बाबू? 1919 से 1938 तक। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? बताना है कि ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है बाबू? जयशंकर प्रसाद जी, या मुंशी प्रेमचंद्र जी, या गुलाब राय जी, या दिनकर जी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ध्रुव स्वामी है इसके लेखक कौन है बाबू? इसके लेखक है आपके जयशंकर प्रसाद जी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर इसको शुरू से दिखा देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर, इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगला एमसीक्यू क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ आउट क्वेश्चन है, ठीक है। आउट क्वेश्चन अभी है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, ठीक है, ठीक ना। मतलब आपको बताना है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, 1951 में, या 1959 में, या 1943 में, या 1979 में, ठीक है। तो मैं बता दूं कि अभी आपको मैंने बताया कि तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में, दूसरा सप्तक का प्रकाशन मैंने बताया 1951 में, लेकिन अब इस बार पूछा तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो 1959 में। कब हुआ? 1959 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं कि तार सप्तक के संपादक हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी 2025 का आउट क्वेश्चन है। ये भी 2025 का क्वेश्चन है बाबू, आउट क्वेश्चन है कि तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञे जी हैं, या नरेश शर्मा जी हैं, या त्रिधारा जी है, ठीक है, या केशव दास जी हैं, ठीक है। तो जो आपके तार सप्तक के संपादक कौन है बाबू? तो तार सप्तक के संपादन आपके सच्चिदानंद हिरन वात्स्यायन अज्ञे जी हैं, जिनको शॉर्ट में अज्ञे भी कहते हैं, ठीक है। तो तार सप्तक का संपादक है अज्ञे जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है। इसमें बताना कौन ऐसा है जो महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है। त्रिधारा, या पथ के साथी, या वीणा, या गुंजन, ठीक है। तो महादेवी वर्मा की रचना कौन है बाबू? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, पथ के साथी क्या है? महादेवी वर्मा की एक रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? हरिओ जी हैं, अज्ञे जी हैं, या निराला जी हैं, या प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है। तो आंगन के पार द्वार के रचयिता आपके हैं अज्ञे जी। कौन है? अज्ञे जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद प्रयोगवाद के कवि हैं कौन? इसमें जो प्रयोगवाद के कवि हैं, भूसर जी, अज्ञे जी, या पंत जी, या निराला जी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रयोगवाद के कवि कौन है बाबू? अज्ञे जी हैं। कौन है? अज्ञे जी इसके क्या है? कवि हैं प्रयोगवाद के, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतेंदु युग की समय अवधि है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतेंदु की समय अवधि फिर आपको बताना है। तो 1900 से 1928, या 1919 से 1948, या 1968 से 1900, या 1875 से 1895 तक, ठीक है। तो जो भारतेंदु युग की समय अवधि है बाबू, क्या है बाबू? क्या है? 1868 से 1900 तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ग्रामर का कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, या शोक है, या हास्य है, या भय है, ठीक है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव क्या है बाबू? शोक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य है, क्रोध है, या शोक है, या भय है, ठीक है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास्य होगा, ठीक है। हास्य होगा। करुण रस का स्थायी भाव पूछा था तो आपने शोक लिखा, और हास्य रस का स्थायी भाव क्या पूछा? पूछा था हमने हास्य लिखा। दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 2025 में आएगा, लिख कर ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, कौन अलंकार है? रूपक अलंकार है, या उपमा अलंकार है, या उत्प्रेक्षा अलंकार है, या अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो पीपर पात सरिस मंडोला में आपका उपमा अलंकार है। कौन अलंकार है? उपमा अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार कौन है? उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, या रूपक अलंकार है, या आपका यमक अलंकार है, ठीक है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में आपका रूपक अलंकार है। कौन अलंकार है? रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पायो जी मैंने राम राम रतन धन पायो, ठीक है।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में अलंकार पूछा है। ठीक है, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, या रूपक अलंकार, या यमक अलंकार। ठीक है, तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार। कौन हो जाएगा? रूपक अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं? आपको बताना है कि रोला छंद में आपको कितने चरण होते हैं। ठीक है, तो रोला छंद में एक चरण होते हैं, या दो चरण होते हैं, या तीन चरण होते हैं, या चार चरण होते हैं। तो आप जानते हैं कि रोला छंद में आपके कितने चरण होते हैं? चार चरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक के मैंने जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग चलेंगे इसके गद्यांश वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, अब आप लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके मित्रता चैप्टर का क्या एक मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश। यदि आपने इसी गद्यांश को मात्र पढ़ लिया तो यहाँ से आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, गद्यांश सब क्या है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। सबसे पहले यदि कोई भी गद्यांश आपको सॉल्व करना होगा तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जो भी गद्यांश है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। बाकी इस ध्यान पूर्वक यदि आपने पढ़ लिया तो इससे रिलेटेड आपको 3 प्रश्न पूछेगा। आपको 2025 एग्जाम में एक गद्यांश देगा। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको 3 प्रश्न पूछेगा। इस तरह का आप दिखा सकते हैं, और प्रत्येक प्रश्न कितने रहेंगे? 2-2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो किसी भी गद्यांश को सॉल्व करने का तरीका होता है बाबू कि आप सबसे पहले उस गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा, फिर इसका उत्तर आपको लिख देना है। ठीक है, तो चलिए सब लोग ध्यान से पढ़ते हैं, फिर मैं एक एक प्रश्न का उत्तर आपको बता देता हूँ। मैं ऑलरेडी लिखा हुआ हूँ। ठीक है, तो पढ़ना है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपको गद्यांश पढ़ना है। और आपने हिंदी का बुक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको गद्यांश पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि किस चैप्टर का है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ कैसे लिखना है मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपके 2 नंबर का हो जाएगा। फिर पूछा है गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या करना है। ठीक है, तो रेखांकित कहाँ तक किया गया मैं अभी आपको बता देता हूँ कि रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, फिर कह रहा है कि सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। ठीक है, इसमें जो आपको लिखा है सुदृढ़ बाहु उसका क्या अर्थ है इसको आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो संदर्भ इसका कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। एकदम आसान भाषा में लिखा है, सभी का संदर्भ आपको ऐसा ही लिखना है। तो चलिए देख लीजिए, सबसे पहले आपको हेड लगाना है ब्लैक पेन से संदर्भ। आपको ब्लैक पेन से क्या लगाना है? आपको ब्लैक पेन से लगाना है संदर्भ। ठीक है, ब्लैक पेन से लगाना है। फिर लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश, क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, मैं जहां जहां पर ब्लैक पेन का यूज किया है आपको परसों यानी 24 फरवरी को आपको ये इसी तरह लिखना है। ठीक है, संदर्भ आपको ब्लैक पेन से लगाना है, रेड पेन का उपयोग नहीं करना है। लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इतना लिख दिया तो एग्जाम चेक करके आपको 2 नंबर चढ़ा देगा, और मैंने जिस तरह लिखा है वैसे आपको लिखना है। ठीक है, फिर आपको अगला प्रश्न पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या क्या करना है। आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो मैं बता दूं कि इसका क्या बाबू, इसका जो रेखांकित अंश है कहां से कहां तक है, तो उसको देख लीजिए। इसका रेखांकित अंश कहां से कहां तक है? यहाँ से कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्या करता है? क्षय करता है। ठीक है, यहीं तक आपका क्या है? रेखांकित अंश है। ठीक है, तो इसका रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है, तो कैसे लिखना है चलिए मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको परसों लिखने में कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग लगाना है, आपको हेडिंग लगाना है रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरह आपको हेडिंग लगाना है ब्लैक पेन से। ठीक है, ब्लैक पेन से आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, फिर इसमें लिखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, जो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, वो कहते हैं कि बुरी संगति का प्रभाव बहुत भयानक होता है। ठीक है, जो बुरी संगति होती है, मतलब यदि आप बुरी संगत में पड़ चुके हैं, मतलब आपको जो संगत है वो अच्छे लोगों का नहीं है, तो ये कह रहा है कि बुरी संगति का प्रभाव बहुत भयानक होता है। बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन और बुद्धि को नष्ट कर देती है। ठीक है, जो बुरी संगत होती है वो हमारी नैतिकता, सदाचार, मन और बुद्धि को क्या करता है? नष्ट कर देती है। यह एक बीमारी की तरह है।
जो धीरे धीरे हमें अपनी बुराइयों में ढाल देती है। ठीक है, या क्या बाबू, एक बीमारी की तरह है जो हमें धीरे धीरे अपनी बुराइयों में ढाल देती है। तो बस आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में इतना ही लिखना है, पूरा 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे एक साथ। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि सुदृढ़ बाहु, सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है? तो इसको बताना है सुदृढ़ बाहु क्या अर्थ है। तो चलिए इसका उत्तर लिखना है आपको कि कुशंग की तुलना, ठीक है, कुशंग की तुलना पैरों में बंधी चकी से की गई। सॉरी, ये वाला इसका उत्तर नहीं है। सुदृढ़ बाहु पूछा, क्या पूछा है? सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है? तो सुदृढ़ बाहु का अर्थ होता है, आप ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा ब्लर हो गया है, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है? ठीक है, तो सुदृढ़ बाहु का अर्थ होता है मजबूत, मतलब मजबूत सहारा। ठीक है, मतलब मजबूत सहारा, मतलब मजबूत बाह, मजबूत हाथ लिखना है। क्या लिखना है कि सुदृढ़ बाहु मतलब क्या होता है? मजबूत हाथ। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आपने लिख लिया होगा, मजबूत हाथ। ठीक है, 2-2 नंबर का तीनों प्रश्न था। आशा करते हैं कि तीनों प्रश्न आपको क्लियर होंगे। अगला प्रश्न इसका है कि अगला प्रश्न गद्यांश है। ठीक है, ये भी आपको गद्यांश मोस्ट इंपोर्टेंट और गद्यांश में करा देता हूँ। यदि आपने बस दोनों गद्यांश कर लिया तो बाकी आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला गद्यांश क्या है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा है। ठीक है, जो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे बुरे किस्म का होता है, निंदक भी होता है। ठीक है, आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे और यही 100% है कि आपको यही 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से पड़ेगा। फिर कह रहा है कि निंदक भी होता है, दूसरे की निंदा वह इसलिए करता है कि इसी प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अन्यास में ही बैठा दिया जाऊंगा। ठीक है, इस तरह से गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इससे रिलेटेड आपको 3 प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैं अभी व्याख्या बता दूंगा, मतलब रेखांकित अंश कहां तक कहां से है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा क्यों करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा क्यों करता है। तो इसी में लिखा हुआ है। ठीक है, कि जो इस प्रकार जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं दूसरे की निंदा इसलिए करते हैं ताकि वह दूसरे लोग या जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं ही अन्यास बैठा दिया जाऊंगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको इतना लिखा है। बाकी मैं लिखा कैसे हूं मैं आपको दिखा देता हूं। तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखना है मैं अभी बताया हूं, लेकिन इसका संदर्भ देख लीजिए। क्या लिखना है? ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना है संदर्भ, ब्लैक पेन से क्या लगाना है? संदर्भ लगाना है। फिर लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश, क्या लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है। इसके लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, यदि आपने इस तरह लिखा तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कि जहां जहां मैंने ब्लैक का यूज किया आपको ब्लैक पेन का यूज कर ही लेना है। ठीक है, बाकी ये इस तरह काफी लिखेंगे तो अट्रैक्टिव काफी लगेगा और आपको एग्जाम में पूरा नंबर दे देगा। ठीक है, फिर आपको दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कहां कहां से कहां तक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपका जो रेखांकित अंश की व्याख्या है यहाँ से है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। यहाँ से जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, यहाँ से है कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। ठीक है, बुरे किस्म का निंदक भी होता है। ठीक है, ठीक है, तो बस आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको हिंदी में व्याख्या करना है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखना कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको लगाना है रेखांकित अंश की व्याख्या, लगा देना है। फिर लिखना है कि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जो रामधारी सिंह दिनकर वो कहते हैं कि इस दुनिया में जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे इधर उधर तथा गलत बातों के बारे में सोचना क्या करना चाहिए? बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, तो बस आपको हिंदी की व्याख्या में लिखना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि इस दुनिया में जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है, ईर्ष्यालु मतलब है कि जो दूसरे के प्रति जलन भावना रखता है। ठीक है, ईर्ष्यालु है, ईर्ष्यालु स्वभाव का है, उसे इधर उधर तथा गलत बातों के बारे में सोचना बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, फिर ऐसे तीसरा प्रश्न क्या पूछा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा क्यों करता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा क्यों करता है। तो इसका उत्तर लिखना है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति, लेखक कहता है कि ईर्ष्यालु से बचने के लिए फालतू बातों के बारे में सोचना बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, ये वाला प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। ठीक है, गलत हो गया है। इसका उत्तर है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा इसलिए करते हैं ताकि जो जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अन्यास में ही बैठा दिया जाऊंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से मतलब दूसरे लोग यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिख देना है ईर्ष्यालु लोग दूसरे की निंदा क्यों करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि 2 गद्यांश आपको समझ में आ गए होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको दोनों क्या थे?
गद्यांश है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे इसका अगले वाले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक आपका है संस्कृत से। क्या है अगला टॉपिक? संस्कृत से। और इस ये आपको क्या एक आपको पद्यांश मिलेगा। क्या पूछे मिलेगा? आपको ये वाला पद्यांश मिलेगा। इसको क्या करना है? क्या करना होगा? संदर्भ से व्याख्या करना होगा हिंदी में। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्या है? एक पद्यांश है संस्कृत खंड का। ठीक है, तो चलिए सबसे पढ़ते हैं और इसका मैं आपको क्या बताऊंगा। इसका सबसे पहले मैं आपको संदर्भ बताऊंगा, फिर आपको इसको हिंदी में अनुवाद कैसे लिखना है उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखिएगा क्या है कि बंधनम मरणम वापी जय वापी पराजय। ठीक है, ध्यान से पड़ेगा कि बंधनम मरणम वापी जय वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। ठीक है, तो इस तरह सबसे पहले क्या करना है आपको? इसका क्या लिखना है? इसका आपको इसको सबसे पहले ध्यान से पढ़ लेना है, फिर इसका क्या लिखना है? संदर्भ आपको लिखना है। ठीक है, तो हिंदी में इसका संदर्भ कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ कि इसका हिंदी में संदर्भ कैसे लिखना है। तो देखिए इसका संदर्भ कैसे लिखना है मैं लिखा हूँ। सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से लगाना है संदर्भ। क्या लगाना है? ब्लैक पेन से हेड लगाना है संदर्भ। फिर इसमें लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक, ये जो ऊपर अभी आपने श्लोक देखा है, ये वाला जो श्लोक आपने देखा है, ठीक है, तो लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरह वीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है। ठीक है, तो आपको ब्लैक रेड पेन का उपयोग नहीं करना है यहाँ पर। जहां जहां मैंने रेड का पेन का यूज किया आपको ब्लैक पेन का यूज करना है ताकि आपको पूरा नंबर एग्जामिनर दे सके। ठीक है, तो आपको बस संदर्भ देने का है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरह वीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा, कहेगा कि इसका क्या लीजिए हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या करना है? हिंदी में अनुवाद करना है कि बंधनम मरणम वापी जो वापी पराजय है उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना, ध्यान से हेड लगाना है अनुवाद। क्या लगाना है? अनुवाद। लिखना है कि बंधन हो अथवा मरण हो, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, ठीक है, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है और वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का लिखना है, हिंदी में अनुवाद लिख देना है। ठीक है, आशा करते हैं कि आदि आपको संदर्भ समझ में आ गया और हिंदी में अनुवाद इसका समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे इसके अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन आपका संस्कृत से होगा और ये भी क्या होगा? आपका गद्यांश से होगा। ठीक है, गद्यांश से होगा। इसको क्या करना आपको? हिंदी में सॉरी सबसे पहले इसका भी आपको संदर्भ लिखना है। इससे दो प्रश्न पूछेगा, इसका हिंदी में संदर्भ लिखिए और क्या कीजिए आपको इसका हिंदी में अनुवाद भी करना होगा। ठीक है, संस्कृत में दिया गया हिंदी में अनुवाद करना है, तो संदर्भ सहित अनुवाद करने को आपके एग्जाम में आएगा और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 2025 में देखने को आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से पड़ेगा इसको, फिर इसका मैं आपको संदर्भ बताऊंगा, फिर आपको इसको संस्कृत में सॉरी हिंदी में अनुवाद बताऊंगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एकदा बहु जना धूम्रयानम आरूढ़ नगरम प्रतिगच्छन्ति सम तेषु केचित् ग्रामीण केचित् नागरिक आसन मौन तेषु एक नागरिक ग्रामीणान उपहसन अकथयत ग्रामीण यद्यपि पूर्वतः अशिक्षिता अज्ञाच सन्ति न तेषा विकास अभवत न च भवतु शक्नोतु। ठीक है, तस्य त्रिदशां जलपानं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीण अब्रवीत् भद्र नागरिक भवान एवं किंचित् ब्रवीतु यतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञ च अस्ति। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। फिर आपको क्या लिखना है? आपको क्या लिखना है? इसका आपको लिखना है संदर्भ। ठीक है, तो संदर्भ कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ कि इसका संदर्भ आपको कैसे लिखना है। तो चलिए सबसे पहले आप लगाएंगे संदर्भ। क्या लगाना है आपको? आपको लगाना है संदर्भ। ठीक है, इसका संदर्भ कैसे लिखना ध्यान से देख लेगा। संदर्भ लगाना है, फिर लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, ये जो संदर्भ है ये प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। तो इस तरह का लिखना आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, फिर इसका हिंदी में अनुवाद कैसे लिखना है उसको मैं लिखा हूँ, देख लीजिए यहाँ पर हिंदी में अनुवाद है लगाना, हिंदी में अनुवाद। फिर लिखना है कि एक बार बहुत सारे आदमी ट्रेन में चढ़कर शहर की ओर जा रहे थे, उनमें से कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी थे। उनके मौन रहने पर एक शहरी ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा। ठीक है, उपहास करते हुए कहा ग्रामीण आज भी पहले की तरह क्या है? अशिक्षित और मूर्ख है, न उसका विकास हुआ और ना हो सकता है। ठीक है, उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, हे शिष्ट शहरी, आप ही कुछ कहें क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत जानकार हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको हिंदी में इसका क्या लिखना था? अनुवाद लिखना था। आशा करते हैं कि अनुवाद क्या हो गया वो आपको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। अब हम लोग इसको बढ़ेंगे अगले वाले क्वेश्चन पर। संस्कृत का मैंने एक पद वाला क्वेश्चन बता दिया कि आपसे पद्यांश में इसी तरह पूछेगा, और गद्य वाला भी बता दिया, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर दिया। अब हम चले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पत्र लेखन। अब आप लोग क्या देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पत्र लेखन देख लीजिए। बस आप इन्हीं को पत्र लेखन को तैयार कर लेना है, ठीक है। पहला जो आपका पत्र लेखन है कि विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025 एग्जाम के लिए, ठीक है। कि विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। इसको तैयार कर लेना, ठीक है। बाकी अगला एक और आपको तैयार करना है, बस दो ही तैयार करना है कि अपने मुहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, ठीक है। बस आपको दो ही आपको क्या करना है, पत्र लेखन तैयार करना है। एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। मोस्ट इंपोर्टेंट पत्र लेखन है 2025 के लिए, और 4 नंबर के आपके लिए होने वाला है, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करना। दोनों यदि आपने तैयार किया, दोनों में एक जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका भी उत्तर लिखकर आपको दे दूं, कैसे आपको लिखना है तो कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा। मैं कल इसका आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा कि सर आप पत्र लेखन करा दीजिए, ठीक है। तो दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैं 2 और लिखा हूं, आप चाहे तो इनको भी देख सकते हैं कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। इसको भी तैयार कर सकते हैं। फिर अगला है कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको 4 बताया है, लेकिन ऊपर वाला 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्हीं दोनों को आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी कुछ तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आपको उतना समय नहीं है कि आप एक एक पढ़ेंगे। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको पत्र लेखन में तैयार हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे किस बाबू, अब हम लोग बढ़ेंगे आपका जीवन परिचय पर। 2 मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय बताऊंगा, एक किसमें, एक लेखक का और एक कवि का। अब आप लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय देख लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय वो 2025 एग्जाम के लिए। ये आपके किसके हैं, लेखक का एक जीवन परिचय है। आपको लेखक देखा, आपके एग्जाम में 4 लेखक का देगा या 3 लेखक का देगा, उसमें किसी एक का लिखना होगा, ठीक है। तो यदि आपने बस आज इसी को तैयार कर लिया तो यही आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। बाकी जीवन परिचय कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इस तरह का डायग्राम बनाना है। इस तरह का आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। सबसे पहले नाम लिख देना है, नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, रचना, और इस तरह का ना कॉलम बनाना है, ठीक है। यदि आपने इस तरह लिखकर जीवन परिचय लिखा तो जीवन परिचय आपको एग्जाम में 5 नंबर का पूछ जाते हैं। एक भी नंबर नहीं कटेगा, एग्जाम में पूरा फुल नंबर आपको देगा, ठीक है। तो नाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखना है, जन्म सन 1884 ईस्वी में, फिर जन्म स्थान अगोना, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, मृत्यु सन 1941 ईस्वी में, रचना रस मीमांसा त्रिवेणी, ठीक है। इस तरह आपको लिख देना है। फिर यदि आपने इस तरह लिख लिया तो अब आपको जीवन परिचय में इसी को लिख देना है बढ़ा चढ़ाकर। क्या लिखना है कि जीवन परिचय लगाना, ब्लैक पेन से लिखना है कि हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास के जिले की राठ तहसील में हुई, और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर थोड़ा सा लिख देना है कि गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके, अतः बाद में ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक हो गए, ठीक है, हो गए। इनका स्वर्गवास सन 1941 ईस्वी में हो गया, ठीक है। मैं देखिए जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मैंने इसको ब्लैक पेन से लिखा है ताकि एग्जामिनर का ध्यान इसी पर जाए और बिना कुछ पढ़े इसको पूरा आपको नंबर आपको दे दे, ठीक है। तो जीवन परिचय में आपको इतना लिखना है। फिर आप इसमें रचनाएं लिखना है। ये रचना आपके एग्जाम में 2 नंबर पूछ जाएगा, 3 नंबर इस पर देगा और 2 नंबर इस पर देगा, ठीक है। तो रचना हेड लगाना, ब्लैक पेन से लिखना है कि रस मीमांसा, त्रिवेणी, भ्रमर गीत, सार या चिंतामणि। इन चारों में से किसी एक को भी 2 को लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए कितना कम शब्दों में जीवन परिचय लिखा है और पूरा एक पेज आपका भर जाएगा, और इस तरह लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। तो ये आपकी एक लेखक का जीवन परिचय रहा। बाकी मैं एक कवि का भी जीवन परिचय बताता हूँ, ठीक है। तो दोनों आप क्या कर लेंगे, दोनों में से दोनों लड़ जाएंगे, ठीक है। अगला आप अगला आपका सूरदास जी, किसके एक मोस्ट इंपोर्टेंट कवि है सूरदास जी। यदि आपने इनका तैयार कर लिया तो आपको भी इनका 5 नंबर दिला देगा, ठीक है, क्योंकि एक लेखक से पूछेगा और कवि से पूछेगा, ठीक है। तो इनका भी कैसे लिखना है मैं आपको ऑलरेडी दिखा दे रहा हूँ। इनका भी वैसे लिखना है जैसे मैंने उनका बताया, ठीक है। आचार्य राम शुक्ल का। तो इनको कैसे लिखना है, सबसे नाम, जन्म स्थान, गुरु, मृत्यु, रचना, इस तरह लिखना है। नाम में सूरदास, जन्म 1448 में हुआ था, जन्म स्थान क्या है रुनकता, गुरु का नाम है वल्लभाचार्य, मृत्यु सन 1583 में, और रचना क्या है सूरसागर। इस तरह आपको कॉलम बनाकर लिख देना है। फिर अब आप इनका जीवन परिचय लिखना है। क्या लिखना है कि सूरदास जी का जन्म सन
1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, फिर कहा कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया जो आंखों से बिना देखे संभव नहीं है। ठीक है, सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत गीता के गायन में थी। इनसे भक्ति पद सुनकर बल्लभाचार्य जी ने अपना शिष्य बना लिया। श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंप दिया। अतः इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह आपको लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका रचना लिखना है। इनकी रचनाएं क्या है, हेड लगाना है, रचना है, लिखना है सूर सागर और साहित्य लहरी। ठीक है, तो इस जीवन परिचय का आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह आपको क्या लिखना है, पूरा सुर सागर शुद्ध साहित्य लहरी का रचना लिख देना है। तो आपको मैंने दो जीवन परिचय बताया, एक लेखक का और एक कवि का। ठीक है, यदि आपने बस इन्हीं दोनों का तैयार कर लिया तो बाकी आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, बाकी मैंने इस वीडियो में जो जो बताया सब मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, गद्यांश पद्यांश संस्कृत पत्र लेखन जीवन परिचय। बाकी यदि आपको नेक्स्ट किसका वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बाबू। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।